हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अपने एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन का नेक्स्ट पार्ट और इसका टॉपिक है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। देखिए, इट इज़ नेसेसरी टू डिफाइन फ्यू टर्म्स। देखिए, कंडक्टेंस पढ़ने से पहले कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, इसमें है, पहली है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन क्या होता है, जब सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट जब मिक्स हो जाते हैं उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। अब देखिए, इसमें सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्वेंट क्या है, वाटर, और सॉल्यूट क्या होगा आपका, इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट कैसे सॉल्यूट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट वैसे सॉल्यूट होते हैं जो वाटर में, ठीक है, या सॉल्वेंट में अपने अपने रिस्पेक्टिव आयंस में ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे कि हमने पीछे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स भी पढ़े हैं, जैसे AgCl हो गया, ZnSO4 हो गया, डेनियल सेल में पढ़ रहे थे ना, ZnSO4 हो गया, CuSO4 हो गया। अब है द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल R। ये तो आपने फिजिक्स में पढ़ा है, जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है उसको हम R से डिनोट करते हैं, और इसकी जो यूनिट है वो क्या है, ओम। इसकी जो यूनिट है वो है ओम। अगर आप SI बेस यूनिट्स में देखें तो ये ओम होता है, ये इक्वल टू होता है kg यानी किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड क्यूब और एम्पियर का स्क्वायर। देखिए इसको कैसे कर लेते हैं, देखिए 1 वोल्ट जो होता है, 1 वोल्ट होता है 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड की क्यूब यानी पर सेकेंड क्यूब और एम्पियर इनवर्स। तो ये कैसे होता है, देखिए, तो V इक्वल टू होता है वॉट पर एम्पियर। वॉट किसकी यूनिट है, वॉट यूनिट है आपकी पावर की, और पावर क्या होती है, पावर की यूनिट है वॉट, और वॉट क्या होती है, जूल पर सेकेंड, है ना, जूल पर सेकेंड इंटू एम्पियर। अब जूल क्या होता है, जूल होता है वर्क, और वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट हो गई मीटर, और नीचे आ गया सेकेंड एम्पियर। फिर न्यूटन की यूनिट कैसे निकालेंगे, न्यूटन होता है फोर्स का, फोर्स होता है F इजिकल टू MA, M फॉर kg, और A क्या होता है, एसलेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये मीटर है यहाँ पे, फिर पहले से 1 सेकेंड है और ये एम्पियर है। तो क्या होगा, जो वोल्ट है उसको अगर आप 20 यूनिट्स में तोड़ें तो ये क्या होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड क्यूब एम्पियर। और अब ओम क्या होता है, ओम होता है वोल्ट पर एम्पियर। ये कैसे निकाला, देखिए ये ऐसे निकाला, V इक्वल टू होता है IR। ठीक है, हम निकाल लें किसकी यूनिट, R की, तो R होता है ओम, तो R इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन I। V की यूनिट हो जाएगी वोल्ट और I की हो जाएगी एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट की मैंने बेस यूनिट निकाली, वोल्ट की बेस यूनिट ये रही kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब इंटू एम्पियर। अगर मैं इसमें रख दूँ तो क्या हो जाएगा, वोल्ट की जगह मैं क्या लिख दूँगी, kg मीटर स्क्वायर सेकेंड क्यूब पर एम्पियर। तो जो 1 एम्पियर और है तो एम्पियर स्क्वायर वही है kg मीटर स्क्वायर। अब देखिए, अब आगे चलते हैं। देखिए, आपने फिजिक्स में व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से भी आप क्या रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का मीनिंग है कि जो आप मेटल्स में देखते हैं, मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है ना, जैसे लोहे में हो गया, है ना, तो उसका जो मेटल्स है, मेटल्स की आपको पता है कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो जो मेटल्स हैं उसका जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। देखिए आप इसको कैसे समझेंगे, देखिए जैसे ये कोई रोड है ना, और जहाँ जो आपका ए है ना वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये रोड है, इसकी लेंथ L है। ठीक है, फिर मैंने इस रोड को इलेंगुएट कर दिया, मतलब इसी रोड का टोटल एरिया उतना ही रखा और इसको बढ़ा दिया। अब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा था, यहाँ पे लेंथ आपकी बढ़ा दी, L डैश होगी, ये A है तो ये A डैश हो गया। तो उसने कहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, मींस कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। रेजिस्टेंस क्या होता है, रुकावट, जो इलेक्ट्रिसिटी में रुकावट पैदा करता है। तो जैसे ही लेंथ बढ़ेगी, अब मैटर तो उतना ही है, तो जैसे लेंथ बढ़ेगी अब इधर कम मैटर होगा,
है ना। इधर क्या है, अब कम एरिया में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, तो कम एरिया में ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इधर एरिया ज़्यादा था, इधर कम एरिया में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, इसका मतलब एरिया बढ़ेगा। और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के क्या होता है रेजिस्टेंस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग ये है कि जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम होगा, है ना। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, जैसे क्या होगा, यहाँ पे एरिया क्या है, सपोज़ ये है 5, कोई भी यूनिट ले लो, और ये है 2, तो ये एरिया कम है, ये एरिया ज़्यादा है, तो कम वाले एरिया में क्या होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और ज़्यादा वाले एरिया में रेजिस्टेंस कम होगा। वही होगा, देखिए अगर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है ना, यानी कि इसमें मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर होंगे, और इसी को अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है यानी कि मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे, तो कम एरिया में वही है कि जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम होगा, या फिर जैसे जैसे एरिया कम होगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब R प्रोपोर्शनल टू L/A, अब इसे प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, और वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है रो, ठीक है। और इस रो को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। देखिए IUPAC में जो टर्म है वो रेजिस्टिविटी को ही यूज़ करने के लिए बोला है। तो इस पेज के आगे जितने भी आप आगे चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम रेजिस्टिविटी जहाँ जहाँ मेंशन करेंगे उसका मीनिंग होगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और देखिए स्पेसिफिक का मतलब क्या है, स्पेसिफिक का मतलब होता है जब हम कोई चीज़ स्पेसिफाई कर देते हैं, ठीक है, कोई चीज़ लिमिटेड कर देते हैं। देखिए तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस जो कैपिटल R है वो तो है कि आपको कोई भी मटेरियल दे दिया तो उसका रेजिस्टेंस एक जनरल टर्म है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या हो गया कि आपने उस मटेरियल की कुछ लेंथ मेजर की, और वो लेंथ क्या है 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर, और फिर उसी में क्या किया, एरिया मेजर किया। एरिया क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर लेंथ 1 मीटर हो और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो तो उस एरिया का जो रेजिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देखिए क्या ये टर्म इसलिए हम मेंशन करते हैं क्योंकि जब हम बहुत बड़े लेवल पे रेजिस्टेंस निकालते हैं तो हम एकदम से तो नहीं निकाल सकते उस चीज़ का ना, वो कठिन होता है। तो हम क्या करते हैं, एक छोटे से पार्ट का निकाल लेते हैं। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर लेंथ और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, या फिर 1 मीटर लेंथ 1 मीटर स्क्वायर एरिया, उसका निकाल लेते हैं। फिर उस एरिया को, उस छोटे से एरिया के रेजिस्टेंस को उस टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ जाता है। इसलिए हम ये मेंशन करते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे है। अब देखिए, अब जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ये, इसकी यूनिट तो ओम थी, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी ओम मीटर, या फिर 100 ओम सेंटीमीटर, या फिर 1 ओम सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.01 ओम मीटर। देखिए कैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टिविटी क्या होगी, रो को यहीं छोड़ देंगे, आर ये रहा, ए की मल्टीप्लाई आर के साथ हो जाएगा, आर इंटू ए डिवाइडेड बाई एल, वो हमने यहाँ लिख दिया, आर इंटू ए डिवाइड बाई एल। आर की यूनिट ओम, ए की यूनिट मीटर स्क्वायर और एल की यूनिट मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो क्या बचेगा, ओम मीटर। तो वही बोला है जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की जो यूनिट है वो है ओम मीटर। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर थे, 100, तो हम क्या लिख देंगे 1 ओम, और यहाँ लिख देंगे इंटू 100 सेंटीमीटर, इसका मतलब 100 ओम सेंटीमीटर, मीन्स 1 ओम मीटर इज इक्वल टू होता है 100 ओम सेंटीमीटर। या फिर अगर आप 1 ओम सेंटीमीटर निकालेंगे मीटर की टर्म्स में तो ये 100 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 ओम सेंटीमीटर इज इक्वल हो जाएगा 0.01 ओम मीटर, ठीक है। फिर आता है, अब आते हैं कंडक्टेंस क्या होता है। कंडक्टेंस है ना, कंडक्टेंस को हिंदी में बोलते हैं चालकता, मतलब कोई चीज़ कितने अच्छे से चल सकती है, और हम चलाएंगे किसको, इसमें इलेक्ट्रॉन को। तो रेजिस्टेंस थी रुकावट और कंडक्टेंस होता है चालक यानी चालकता, और कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं जी से। और हमारा क्या रिलेशन होता है, जी क्या होता है 1/r। अब देख कंडक्टेंस भी वही है, जैसे रेजिस्टेंस ओवरऑल मानेंगे तो कंडक्टेंस भी ओवरऑल मानेंगे, तो जी होता है 1/r, है ना। उल्टा होता है किसका, रेजिस्टेंस का, तो 1/r इक्वल टू होता है जी। अब r की वैल्यू लिख दें, r की वैल्यू क्या लिख देंगे, रो एल अपॉन ए, वो जो अपॉन ए है ना वो ऊपर चला जाएगा,
ठीक है। तो अब ये 1/ρ है, इसको बोलते हैं कापा। 1/ρ को बोलते हैं कापा, और कापा को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी। IUPAC में क्या बोलेंगे? कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसकी भी डेफिनेशन वही होगी कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया और 1 मीटर लेंथ में जितनी कंडक्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होती है इसकी यूनिट? सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ओम इनवर्स को ही क्या बोलते हैं? सीमन। ओम इनवर्स को ही क्या बोलते हैं? सीमन। और सीमन को शॉर्ट में लिखते हैं एस। या फिर अगर आप मीटर की टर्म्स में देखेंगे तो आएगा सीमन मीटर इनवर्स। देखिए कैसे आएगा, सेम हमने डिस्टेंस निकाला था। देखिए पापा होता है 1/r होता है A/m तक। सही है। बाय रो तो काप हो जाएगा 1/L एल नीचे आ जाएगा। आर की यूनिट ओम होती है, ओम इनवर्स तो होगा। ओम इनवर्स को दो चीज बोलते हैं। अब ओम इनवर्स एक महो बोल, ओम का उल्टा महो, MHO, सीमन या फिर सीमन, और सीमन को शॉर्ट में लिखते हैं एस। तो इसका मतलब का ये ओम इनवर्स का सीमन बोलूँगी, यानी आप सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर कोई ट्यूब देख मटीरियल सेंटीमीटर में है तो आपका आएगा सीमन सेंटीमीटर। किसकी यूनिट? ये यूनिट की कंडक्टिविटी की, कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी को ही क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक कंडक्ट। यूनिट सिंपल होगी यानी महो होगी। अब आगे चलते हैं। अब ये देखिए कुछ कुछ आपको वैल्यू दी हुई है अलग अलग मेटल्स की। देखिए कंडक्टर मेटल ली हुई है, यानी कि किस में इन्होंने 1 मीटर स्क्वायर और 1 मीटर लिया है। और देखिए सोडियम का 3, सिल्वर सबसे उसकी कितनी होती है? 6.2 × 10⁻। गोल्ड की होती है 4.5 × 10⁻3 कितना, और ग्रेफाइट का। अब देखिए एक्वस सॉल्यूशन की बात करें। एक्वस सॉल्यूशन होता है जिनको हम पानी में डिसोल्व करते हैं। ठीक है। प्योर वाटर की 3 × 10⁻⁻ कम है ना, 5 -5 यानी 0.1 मोलर होगी 3.9। से तो नमक आप पानी मोलर नमक को पानी में घोलोगे तो आपको कितना कंडक्टिविटी मिलेगी? ये मिलेगी 0.12। करंट देख लीजिए 0.1 मोलर HAC। AC क्या होता है यहाँ पे? CH3CO एसिटाइल ग्रुप, ये होगी 047 यानी कि CH3COH कम होता है 0 और 0.0 अगर आप यानी कि उसकी कम कर दी, मोलैरिटी की मात्रा ज़्यादा कम कर दी। देखिए जैसे सॉल्यूट कम होगा तो होगी ही होगी। कंडक्टर बीच में होती कंडक्टर वो हो गया 1 × 10⁻⁷ हो गया 1 × 10⁻²। जर्मेनियम हो गया 2। और इंसुलेटर कंडक्टिविटी और कंडक्ट नहीं कर हो गया 1 × 10⁻60
ऑलमोस्ट हो गया टू द पावर माइनस। टेफ्लोन क्या होता है? फॉर टेफ्लोन तो कैसे याद करोगे? टेट्राफ्लोरोइथीन, टेट्राफ्लोरो, TE फॉर टेट्रा, FL फॉर फ्लोरो, फिर इथीन, टेट्राफ्लोरो। क्योंकि आपका पॉलीमर है तो आप क्या लिखोगे? पॉली टेट्राफ्लोरो है ना। और ये क्या होता है? CF2 जुड़ा रहता है और इसके आगे टू जुड़ा रहता है। तो टेफ्लोन की कंडक्टिविटी भी कम होती है। देखिए क्या होते हैं? कंडक्ट जिनकी बहुत ज़्यादा होती है कंडक्टिविटी, इन जिनकी नेग्लिजिबल होती है या कम होती है। फिर एक्वस अलग होती है और सेमी की अलग होती है। कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में होती है। ठीक है जी। अब होती है, देखिए होती है पास पास। ठीक है। जो आपके आयंस होते हैं वो होते हैं दूर दूर। ठीक है। इलेक्ट्रॉन को मूव करने में थोड़ी डिस्टेंस ट्रैवल, तो इसीलिए इनकी कंडक्ट, ठीक है, इंसुलेटर में पैक्ड होते हैं। सेमी कंडक्टर्स में क्या होता है कि वो मीडियम रेंज के होते हैं। अब देखिए, अब हम देख रहे हैं कि हमने टेबल में कंडक्टिविटी अलग अलग है। इसका मतलब कि जो कंडक्टिविटी है नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड, नेचर है, सोडियम का लगा रहा है, सिल्वर का लगा रहा है, कॉपर का लगा रहा है, और फिर पे भी डिपेंड करेगी, प्रेशर पे भी डिपेंड करेगी। अब मटेरियल्स का बता दिया, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड, ठीक है। अब कंडक्टर्स तो बहुत ज़्यादा आपकी कंडक्टेंस शो करते ही हैं, ठीक है, लेकिन कुछ नॉन मेटल्स में मोस्टली जो है वो कौन शो करते हैं? मेटल्स। अब देखिए फिजिक्स में आपने यही है, जो मेटल्स होते हैं ज़्यादा, कुछ भी होते हैं जो होते हैं, कार्बन ब्लैक, ग्रेफाइट और टेफ्लॉन, वो भी क्या करते हैं अच्छे से? टेफ्लॉन तो इंसुलेट से कंडक्टिविटी शो बहुत कम करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, बहुत कम वाला तो टेफ्लॉन हो गया। और कुछ ऐसे होते हैं जो करते हैं इसकी तरह, मतलब खासी कंडक्टिविटी शो करते हैं। इसके लिए देखिए इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिंग पॉलीमर्स क्या हुआ था इन 1997, मैकडिआर्मिड, एक मैकडिआर्मिड नाम थे, उनके साथ थे दो और थे, हीजर एंड शिरोकावा। उन्होंने डिस्कवर किया जो एसिटिलीन गैस है, एसिटिलीन गैस कौन सी होती है? एसिटिलीन गैस कौन सी होती है? CH, ये आपको पता है ना। इथाइन को ये एसिटिलीन बोलते हैं। कैन पॉलीमराइज, इसको पॉलीमराइज, और इसको पॉलीमराइज करके मॉलिक्यूल्स इनकी फॉर्म में क्या ऐड कर दिया और फिर एक पॉलीमर प्रोड्यूस कर दिया। उस पॉलीमर का क्या? पॉली एसिटिलाइन। उस पॉलीमर को क्या बोला? पॉली एसिड। जब हमने इसके मॉलिक्यूल्स को चेन बाय चेन मतलब ऐसे जोड़ते चले गए तो उसको बोला क्या? पॉली एसिटिलीन। देखिए जैसे ये है ना, C बॉन्ड CH, ठीक है, करके हम भी ये चेन और पॉली एसिटिलीन। व्हेन एक्सपोर्ट्स मेटेलिक एंड इसको पॉली एसिटिलीन है, जब इस पर में एक्सपोज किया गया, जब उसको की वेपर्स में एक्सपोज, तो इसने मस्टर, तो इसने मेटेलिक लस्टर क्या था? लस्टर। इसको आप पॉली एसिड आयोडीन्स की वेपर ले गए, उसके साथ एक्सपोज, तो इसमें क्या आई? इसमें जैसे चमक आई। और फिर साइंटिस्ट ने देखा कि ये तो बहुत बढ़िया बात है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से भी हम क्या है ऑब्टेन कर। तो उन्होंने फिर बहुत सारे और क्या और बहुत बनाए, जैसे एनिलीन एंड
दिस ऑर्गेनिक पॉलीमर मेटल्स और इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स मतलब शो कर रहे थे। बी एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड occasionally nitrogen or sulfur are lighter than normal metals and can be used for making light batteries। अब देखिए, अब में था कार्बन था, हाइड्रोजन था, है ना, और फिर एनिलीन में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आइटम आ जाएगा, क्योंकि पॉलीन एलिनील में क्या कौन सा ग्रुप, तो एक हो जाएगा। फिर पायरोल हाइड्रोजन, इनमें सल्फर, ये क्या था, कार्बन हाइड्रोजन बेसिकली ये है, एक आदि में एक या दो नाइट्रोजन या सल्फर, तो रेट कम था। जो मेटल्स होते हैं वो होते हैं भारी, है ना, जो पॉलीमर थे उनका वो कम था। अब जब ये कम था तो इन्होंने क्या किस कर लिया, है ना, इस चीज में यूज, और इससे बन गई। They have the mechanical polymers such as flexibility so that one can make electronic devices such as that can sheet of plastic। और सिंस ये बहुत चेन फॉर्म में थे, है ना, तो इनके अंदर क्या थी, जालिटी थी। अब देखिए होते हैं मेटालिक आयंस होते हैं, वो होते हैं क्या, आयनिक फॉर्म में होते हैं, और उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत, है ना, वो बहुत भारी होता है। अब इसमें क्या था, ये पॉलीमर तो एटम से बहुत हल्के हैं, तो इनमें फ्लेक्सिबिलिटी भी पाई गई। अब फ्लेक्सिबिलिटी पाई तो इसमें हुआ, तो लोगों ने किस चीज़ में यूज, ट्रांजिस्टर में यूज, और प्लास्टिक ये क्या होता है कर लिया। फॉर द डिस्कवरी ऑफ कंडक्टिविटी पॉलीमर्स मैक डियारमी टीचर वर अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री फॉर ईयर 2000। जो पॉलीमर इसी चीज के लिए 2000 में नोबेल प्राइज मिला। अब ये तो हो गए आपके जो कंडक्टिविटी शो करते हैं। अब जो जैसे ये है सब्सटेंसेस लाइक ग्लास एंड सिरेमिक्स, ये तो आप रेटर्स हैं, इसका मीन क्या है, जो बहुत कम शो करते हैं। लो कंडक्टिविटी आर नोन एज इंसुलेट। सब्सटेंसेस लाइक सिलिकॉन, डोप्ड सिलिकॉन एंड गैलियम आर्सेनाइड। देखिए डोप्ड सिलिकॉन क्या होता है, डोप्ड सिलिकॉन आउटर मोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन, है ना, मतलब होता है अब इस 4 इलेक्ट्रॉन को 4 और चाहिए के लिए, है ना, क्या, लेकिन हम इसको 4 देंगे, हम कम देंगे, की तरह किया, ठीक है। इसको हमने बोला पॉजिटिव यानी पी टाइप, इसको क्या बोला, पी टाइप डोपिंग। और फिर क्या हुआ, अगर आप एन टाइप लेंगे तो इसमें हमने किया एंटीमनी, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके 4 और 4 8 बच गया, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, यानी एन टाइप। और आर्सेनाइड तो इसमें मिक्सिंग कर दी, इसकी कम थी, इसमें करके हमने बढ़ा दी, और इसको हमने क्या बोला, ऐसो को हमने कंडक्टर। क्या होता है, सेमी कंडक्टर, मतलब कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में इनकी कंडक्टिविटी होती है। सुपर कंडक्टर बाय हैव जीरो रेजिस्टिविटी। कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको सुपर कंडक्टर बोलते हैं, क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी कितनी होती है, जीरो। रुकावट जीरो होगी, यानी कि वो तो बहुत सुपर कंडक्टर होंगे, या इलेक्ट्रिसिटी उनमें कंडक्ट होगी। फिर है कि क्या बोल, रेजिस्टेंस जीरो है तो होगी, क्योंकि फिर अर्लियर एंड देयर एलॉयज एट वेरी लो टेम्परेचर, यानी 0 से 15 केल्विन वर नोन टू बिहेव एज सुपरकंडक्टर्स। पहले क्या था, कंडक्टर्स कौन से होते हैं, जैसे मेटल्स हो गए या तेरे इनके हो गए, बहुत ही कम केल्विन कंडक्टर्स की तरह बिहेव किया। बट नाउ अ डेज सिरेमिक मटीरियल्स ऑक्साइड
एंड मिक्स ऑक्साइड आर नोन और कंडक्टिविटी एट टेम्परेचर ऑफ 150। देखिए पहले तो था मेटल ठंडा कर दिया आपने टेम्परेचर पे लेकर की तरह, लेकिन अब क्या है बहुत से सिरेमिक मटेरियल जैसे मिक्स ऑक्साइड्स ऐसे हैं 50 केल्विन पे कंडक्टिव नेचर कर देते हैं। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। कंडक्टेंस हम बेसिकली पढ़ते हैं फिजिक्स में, तो इसमें क्या होता है मेटालिक कंडक्टेंस बोलते हैं, यानी जो मेटल वाली कंडक्टेंस होती है, मेटल में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है उसको हम क्या कंडक्टेंस प्रैक्टिकल, इसीलिए इसको मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं। और ये क्यों होती है इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस है वो डिपेंड किस पे करती है नेचर पे, स्ट्रक्चर ऑफ मेटल पे। नेचर कैसा है मेटल का और उसका कैसा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब मोस्ट शेल है, इलेक्ट्रॉन है, इसका हिसाब है कितने की बैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, ये डिपेंड करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होती है सबसे इम्पोर्टेंट में। ऐसा जो मेटल्स होते हैं ना वो बहुत ही टाइटली बाउंड होते हैं, है ना, इसको दे तो ये अपनी स्टेट फॉर्म नहीं, अपना जो चेंज नहीं करता। तो जब आप इसको देंगे तो जो इसके एटम्स है वो अपनी जगह वाइब्रेट करने लगेंगे, अपनी जगह वाइब्रेट करने लगेंगे। तो जो मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन वो एक जगह से दूसरी जगह दिक्कत करेंगे, तो इसी वजह से उनकी जो एक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, बात आती फ्री इलेक्ट्रॉन, जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल सबसे आउटर मोस्ट है, उसमें जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। आगे चलते हैं। out through the other end, the composition of the metallic conductor remains unchanged। ये हमने अभी बताया कि देखिए उनका कंपोजिशन फेज चेंज नहीं होता, नहीं कि वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में चले जाएंगे। द मैकेनिज्म ऑफ थ्रू सेमीकंडक्टर इज मोर कॉम्प्लेक्स। तो इस अब आगे 11th की यूनिट में पढ़ा है कि दैट एवरी प्योर वाटर अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की फॉर्म में होता है, तो टेंड टू वेरी लो कंडक्टिविटी, और इनकी वजह से कंडक्टिविटी बहुत कम होती है 3.5 × 10⁻⁵ इनवर्स। आर डिजोल्व इन वाटर, जब आप इलेक्ट्रोलाइट्स डिजोल्व करते हैं तो वो आयंस क्या करते हैं, तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, तो उनकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है बढ़ जाती है। द कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी बाय प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक और आयनिक कंडक्टेंस। जो ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा आयनिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिसिटी मेटल होती हैं, जो मेटल को हम बोलते हैं मेटालिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रोलिटिक फिर आयनिक डिपेंड करें। ऐसे होते हैं वो होते हैं, और बहुत से पढ़ा था ना कॉपर वाला था, जो कॉपर यहाँ पे होके जमा हो, जिंक है ना, जबकि उल्टा था तो नेचर पे डिपेंड करेगा। फिर अगला है साइज ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्वेशन, आयंस डिपेंड करेगा। सॉल्वेशन होता है कि क्लोराइड पानी में है तो इसको घेर, तो जितना ज़्यादा घेरेंगे इसको उतनी ज़्यादा दिक्कत करने में, पे भी डिपेंड करेगा, साइज पे भी डिपेंड करेगा। द विस्कोसिटी भी डिपेंड करेगा। विस्कोसिटी होता है दो लेयर्स के बीच में जितना फ्रिक्शन होता है उस विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी डिपेंड करेगा, जितनी नहीं कम होगी। कॉन्सनट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट
होगी, मतलब जो इसके पार्टिकल्स हैं वो सॉल्यूशन में ज़्यादा होंगे। अगर इलेक्ट्रोलाइट्स के पार्टिकल्स सॉल्यूशन में ज़्यादा हैं, कंडक्टेंस ज़्यादा, और इलेक्ट्रोलाइट्स के पार्टिकल सॉल्यूशन में, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन, इसका मतलब उसकी कंडक्टेंस भी क्या होगी। अभी सबसे वो पॉइंट है इसमें टेम्परेचर। मेटेलिक में टेम्परेचर बढ़ रहा है, कंडक्टेंस कम हो रही है। इसमें कंडक्टेंस में टेम्परेचर बढ़, जैसे जैसे बढ़ेगा भी बढ़े। कारण ये है, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे जो आयंस की मोबिलिटी है, यानी कि जो उनकी वेलोसिटी और तेजी से अपोजिट नेचर के इलेक्ट्रोड पे जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी यानी कंडक्टिविटी बढ़े। मेटालिक कंडक्टेंस में क्या था, बढ़ा रहे हैं और लेकिन आयनिक कंडक्टेंस जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे आपकी जो कंडक्टेंस है वो बढ़ जाएगी। तो और फिर ये है टू आयनिक सॉल्यूशन ओवर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड कैन चेंज कंपोजिशन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। और अगर आप लंबे समय तक करंट उसमें पास करते रहें तो उसका नेचर जाएगा। क्यों? ये इसलिए होगा, चेंज हो जाएगा क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल लगेगी, है ना, एक से रिएक्ट करके कुछ और ही बना। तो जो आप इलेक्ट्रो करते हो वो भी एक लिमिटेड टाइम के लिए ही पास करना होता है। अगला जो हम लेंगे वो लेंगे मेजरमेंट ऑफ द ऑफ आयनिक सॉल्यूशन, ये लेंगे और फिर इसको पढ़ेंगे और रिलेटेड बहुत अच्छे आपको बहुत अच्छे से समझ में, में आगे अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो आपको ये बहुत लंबे फायदा देगा, बहुत ईजी, ठीक है। फिर हम उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स एंड सेल्स के, ठीक है, जो उसमें कौन सी रिएक्शंस हो रही है, रिएक्शन उसमें है जो उसका वोल्टेज है एक्सटर्नल वोल्टेज, तो इलेक्ट्रोलिटिक उल्टी रिएक्शन करने लगते हैं तो वो पढ़ेंगे। फिर प्रोडक्ट इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे, हम बैटरी टॉपिक, फिर हम पढ़ेंगे सेल्स और कोरोजन पढ़ेंगे। तो अभी इतना ही वीडियो में।